7 महीने की प्रेग्नेंट थी भावना जब उसके पति उसको छोड़कर चले गए थे, और भावना हमें आईएसबीटी पर मिली थी। एक ऐसी ही महिला हमारे साथ बैठी हुई है। घटना पुरानी है, जब 9 महीने ये प्रेग्नेंट थी तो तब इनको भी एक रात आईएसबीटी पर काटनी पड़ी थी। कैसे, जब बच्चा हुआ और 10 दिन का बच्चा, 12 दिन का बच्चा जब लगातार 10 दिन तक भूखा रहता हो, बिना सिलेंडर के इन्होंने अपना घर चलाया हो, ये कैसे रही होंगी। काबिले तारीफ वहां भी है कि इन तमाम परिस्थितियों के उपरांत भी इन्हें अपने आप को इतना सक्षम बनाया कि ये आज उत्तराखंड पुलिस में कार्यरत है। भावना को तो उसका पति मिल गया। हर बच्ची की किस्मत ऐसी नहीं होती। ये वीडियो जितने लोग देख रहे हैं, आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। एक ऐसी कहानी से मैं आपको रूबरू कराने वाला हूं जो उत्तराखंड में आज हर बच्ची को देखना बहुत आवश्यक है। उत्तराखंड ही नहीं, तो भारत में अगर लोग देखें तो अच्छी बात है। दरअसल आप देखिएगा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो या बच्चियां कम उम्र में शादी करके और फिर घर से निकल जाती हैं, और तमाम तरह की चीजें होती हैं। कई बार महिलाओं पर ही बहुत आरोप भी लगते हैं। उन तमाम चीजों में एक चीज सीख जरूर मिलती है कि जो पहली गलती हुई थी वो कोई और न करे, लेकिन उसके उपरांत भी कई बार वो गलतियां रिपीटेड होती रहती हैं। आज हमारे साथ एक खास मेहमान है हमारे साथ, जो प्रेरणा स्रोत है, और ऐसी कहानियों को अंत तक कैसे सुखद बनाया जा सकता है उसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। हमारे साथ है सरोज बाला। पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा, राधे राधे। सरोज जी, थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। आप ये देखिएगा, वीडियो को समझिएगा भी, और कुछ प्रश्न आते हैं तो कमेंट्स में अपनी राय भी दीजिएगा ताकि हम आपके उत्तर दे पाए। सरोज जी, हम शुरुआत करते हैं। आप कितने वर्ष की थी जब आपने शादी करने का फैसला लिया? मुझे 18 साल कंप्लीट हो गया था। अच्छा, बालिग थे जी। और घर से भाग के ही शादी हुई? एक्चुअली मैं घर से भाग के शादी हुई थी, लेकिन मेरे भाइयों ने मुझे यहाँ पर ना पढ़ाई के लिए लाए थे, और हम दोनों पढ़ाई कर रहे थे। दोनों के दोनों हम कॉलेज में थे, और कॉलेज में जैसे कहते हैं ना, एक दोस्ती होना, मतलब दोस्त थे। तो कुछ चीजें ऐसी हुई थी क्रिएट की, हम दोनों को शादी करनी पड़ी। अब समझिएगा, कई बच्चे हैं जो देहरादून, ऋषिकेश, दिल्ली, हर जगह जाते हैं बाहर पढ़ाई करने के लिए, और वो समय शायद होता है पढ़ाई करने के लिए। ये बहुत अच्छी है, पढ़ने में भी, वो बाद में आएगा बात। लेकिन सोचिएगा, आप पढ़ाई करने के लिए कहीं पर आते हैं तो पहला लक्ष्य पढ़ाई होना चाहिए, ना कि कुछ और। तो आप शादी हो गई आपकी 18 साल में, फिर क्या हुआ? जब हम यहाँ से घर गए, हमारी शादी, जब इन लोगों ने हमारी शादी करवाई, पहले मंदिर में करवाई, बिनसर महादेव मंदिर में। तो पापा लोगों को जब पता चला कि मैं इस लड़के के साथ में गई हूँ, तो पापा लोग और जो भी रिलेटिव थे वो घर पहुंचे। मुझे मालूम नहीं था कि ये लोग आ रहे हैं, क्योंकि मेरे पास फोन नहीं था। मुझे बताया भी नहीं कि तेरे मम्मी पापा आ रहे हैं। और इन्होंने उस दिन 3 बजे रात सुबह हमें बिनसर मंदिर भेज दिया था शादी के लिए, कि मतलब शादी करनी है मंदिर में ही कर देते हैं। तो डिसाइड कर रहे थे, एक जगह और था देव घाट की तरफ, तो इन्होंने कहा नहीं, बिनसर मंदिर सही है। तो आप शुरुआत में तो बहुत खुश रहे होंगे कि यार चलो शादी हो गई, अच्छा है, अभी ठीक हो रहा है, घर से भागे, लेकिन मम्मी पापा भी मान गए, भाई भी मान गए। एक्चुअली में वो मजबूरी के माने थे, क्योंकि देखो जब मैंने कदम उठा दिया था तो फिर शादी मंदिर में तो शादी हो ही चुकी थी ना हमारी, मांग में सिंदूर भर गया था। तो पापा लोगों को लगा कि अब ठीक है। उन लोगों ने भी पापा के पैर पकड़े थे, रो रो के पकड़े थे। मेरी बुढ़ी सास थी जो, उन्होंने मेरे पिताजी के पैर पकड़े रो रो के। मेरे बुढ़े ससुर जी रोए थे, मेरी सास खुद रोई थी। बोला था कि अब ये हमारी बेटी है, इसको मत लेके जाओ। चलिए, तो उस पे आता हूँ। मैं समझिएगा, जो बच्चे अभी देख रहे हैं इस वीडियो को, समझिएगा, 18 साल में प्यार हुआ, सब कुछ अच्छा हुआ, शादी भी फटफट हो गई, पर इसमें ये नहीं देख पाए कि जैसे अभी ये भी बोल रहे कि रो फटफट का, तो फटफट होना, मतलब मैं ये नहीं कह सकती कि फटफट हुई थी। बहुत संघर्ष किया था हम लोगों ने। वही मैं बोल रहा हूँ, मतलब संघर्ष तमाम चीजों को जोड़ के, पर सुखद हो गया कि शादी हो गई थी। तो मैं एक्चुअली ये पॉइंट लाना चाह रहा था कि बच्चों को लगता है कि हाँ चलो बाहर जाएंगे, घर वाले रूठेंगे 10 दिन 50 दिन, फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। पर अब जब ये दोनों शादीशुदा हो चुके थे,
अब जब वो सारी प्रीत की कहानियां आगे बढ़नी थी, जैसे पहले सोचता है आदमी, जैसे फिल्मों में नहीं होता वैसा, तो अब दिक्कतें कहाँ आनी शुरू हो गई? 4-6 महीने बाद इन लोगों ने मेरे साथ जैसे व्यवहार चेंज कर दिया एकदम से। मेरे साथ मारपीट करना, मुझे मजबूर होना, मेरा घर से बाहर निकलना, मतलब घर से भागना कि जैसे टैक्सी वालों के सामने हाथ जोड़ती थी कि मुझे, मेरे पास पैसे भी नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे गैरसैंण तक छोड़ दो। तो एक कई बार हुआ, मतलब 2-3 बार तो ऐसा हुआ कि जब मेरे पास पैसे नहीं थे और मैं घर से निकल गई, जब मेरे साथ मारपीट और मुझे डर सा लगा अंदर कि ये मेरे साथ पता नहीं क्या कर लेंगे, तो मैं पहले 6 महीने में ही 6 महीने बाद क्यों हुआ था ऐसा कि एक्चुअली में मेरे माता पिता ने कोई दहेज नहीं दिया था, क्योंकि मेरी लव मैरिज थी। तो पापा को लगा कि, मतलब पापा को हो सकता है पापा को ये लगा हो कि मैं दहेज, उनको तो पहले ही भांप जाते हैं ना माँ बाप, तो उन्होंने दहेज नहीं दिया। तो इनके मन में ना वो चीज आई कि ये इकलौती बेटी थी, हमने तो एक इकलौती लड़की समझकर इतना जोर लगाया था कि इसकी शादी इसके साथ हो जाए, तो कुछ 2 महीने बाद नहीं तो 6 महीने बाद कुछ तो आएगा। लेकिन मेरे पापा ने पलट के भी नहीं देखा। तो उनको ये चीज, वो लालच उनको खाने लग गया। वो लालच एक्चुअली में उनको, उनके अंदर था या नहीं था मुझे नहीं पता, लेकिन जो रिश्तेदार होते हैं ना बड़े क्या कहूँ मैं, अगर किसी के मन में नहीं भी है तो वो डाल देते हैं कि यार तुम्हारी बहू आई है, इसने कुछ दिया है। गाँव के हैं, कुछ गाँव के लोग भी हैं ऐसे, जिन्होंने मतलब उनको सुनाया कि तुम्हारा तो इकलौता बेटा था, तुमने ये क्या कर दिया, कैसी शादी कर दी। वो धीरे धीरे उनके पलक में, जबकि मैं ब्राह्मण लड़की थी, उनको तो खुश होना चाहिए था कि ये ब्राह्मण लड़की है, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि लोगों ने, अब कुछ लोग होते हैं ना ऐसे जलन करने वाले टाइप। इसके बाद हुआ आपकी मार पिटाई शुरू हो गई, आप एक दो बारी, जो आप बोल रहे हैं कि गैरसैंण तक जाने के लिए आपके पैसे नहीं थे, टैक्सी वालों को आपने हाथ जोड़ के बोला। आज भी अगर वो लोग मेरा ये वीडियो देखेंगे ना, तो वो उनको याद आ जाएगा, ये वही लड़की है जो नीचे रोड पे मिली, हाथ जोड़े कि मुझे गैरसैंण तक छोड़ दो, मुझे गैरसैंण तक छोड़ा। और ये बात हम 2006-7 मतलब 6 में शादी हुई थी 22 अक्टूबर को, और 28 अक्टूबर को कोर्ट में रजिस्ट्रेशन हुआ था। 2007 की बात है, 2007 की है ना। तो समझिएगा 6 महीने में ही सारे रंग दिखने लगे थे। अब फिर आप दोनों देहरादून कब आए? गैरसैंण में जब मुझे गैरसैंण टैक्सी वाले ने छोड़ा था, तो उसके बाद वहां पे एक काली माटी गांव है, जिन लोगों ने मुझे रात को अपने घर में भी रखा और मेरे लिए 10-10, 20-20 रुपए चंदा इकट्ठा करके मुझे ऋषिकेश भेजा। अच्छा, गाड़ी का किराया मतलब चंदा इकट्ठा करके दिया था मुझे। अच्छा, फिर ऋषिकेश आए आप, फिर क्या हुआ? फिर वहाँ पे नाना जी एलआईयू में थे, राजेंद्र प्रसाद बिंजोला जी, उनके ऑफिस में उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, हर मुसीबत में उन्होंने मेरा साथ दिया हमेशा। तो उनके पास आई, उन्होंने फिर भाइयों को फ़ोन किया, फिर भाइयों को बुलाया। भाई मेरे प्राइवेट नौकरी करते थे, मेरे कारण दौड़ दौड़ के आ जाते थे, क्योंकि अकेली बहन थी। तो दुख भी है सारा, पर फिर भी वो जो मोमेंट है, वो जब याद करती हैं तो थोड़ा बहुत दुख तो होता ही है। फिर भाई अपनी नौकरी छोड़ के ना तुरंत, जैसे मतलब उनको पता चलता था ना उनकी बहन के साथ ऐसा हो गया, वो आ रखी, तो मेरा भाई ना अपनी ड्यूटी छोड़ के तुरंत आता था। और फिर ना उस दिन तो मुझे कहा भी था भाइयों ने कि अब बहुत हो गया, इसको तलाक दे और अपना हमारे पास अब यहीं रहना है। तो जब ये आया था ना मुझे लेने के लिए, तो फिर मैंने कहा नहीं, मुझे अपने पति के साथ जाना है। और ये कब की बात थी, कब लेने आया? वही 2007 में ही हुई थी ये सारी घटनाएं। जल्दी आ गई? हाँ जी, 8-10 दिन में? नहीं, वो मेरे पीछे पीछे से, उसको नहीं था पता। मेरी सास ने और नंद ने मिलकर मेरे साथ मारपीट करी थी, मतलब हथापाई करी थी, एक फोन करने पर। मैंने क्या किया था कि फोन उनका छूटा हुआ था घर में, मेरे पास फोन नहीं था। तो ये लोग जब मेरे साथ मिसबिहेवियर करने लगे, तो मैंने ना उस फोन से नाना जी को फोन कर दिया और नाना जी को बताने लगी कि नाना जी मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है यहाँ पे। तो मेरी ननद ने सुन लिया, फोन की, ये फोन पे अपने नाना से बात कर रही, तो वो पीछे से आई, उसने फोन छीना और मेरे बाल पकड़े, उसने फोन छीना और बाल पकड़े और थप्पड़ भी मारा था कि तेरे बाप ने दे रखा फोन, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस फोन को टच करने की।
इस तरह का हुआ था। अच्छा, तो ये पीछे पीछे आया, फिर आपने यहाँ कमरा लिया? मुझे लेने के लिए आ गया था, नहीं फिर वापस गया घर। अच्छा। फिर ये शिशु मंदिर में आचार्य की पोस्ट पे कार्यरत था, मैं अंशकालिक आचार्य की पोस्ट पे कार्यरत थी। तो मैंने 5वीं तक माई थान में पढ़ाया, और 5वीं तक माई थान शिशु मंदिर में पढ़ाते हुए इन लोगों ने मेरे सारे डॉक्यूमेंट जला दिए। अच्छा, ये आगे ना पढ़े ना पढ़ाए, मतलब आगे बढ़ने के लिए कि ये आगे कहीं निकल ना सके घर से बाहर, ये इसका हथियार है। अगर हम इसी को कर देंगे खत्म तो ये कहाँ जाएगी। और आपने फिर डॉक्यूमेंट बनाया? फिर मैं वहाँ पे जब मेरे डॉक्यूमेंट इन लोगों ने जलाए थे, मेरे पति, मेरी ननद और एक परिवार की लड़की थी, गम्मा गम्मा बोलते थे उसको, वो लड़की और मेरी ननद दोनों अटैची ले गए माई थान में। और मैं रक्षाबंधन था, मेरी शादी का पहला रक्षाबंधन था। मैं रक्षाबंधन पे भाइयों को राखी बांधने आई देहरादून, और जब मैं देहरादून से वापस जाकर देखती हूँ तो मेरे सारे डॉक्यूमेंट जला के फूक के, मेरे कपड़े भी जला रखे थे। और वहाँ पर मीडिया के संगेला जी हैं कोई, वो भी पहुंचे हुए थे उस टाइम पे। और तो ये तमाम चीजें भी माई थान शिशु मंदिर हो गया, आपका महलचौरी शिशु मंदिर हो गया, सारी जगह के टीचर, प्रधानाचार्य, आचार्य सब पहुंचे हुए थे वहाँ पे। उन लोगों को सबको पता है कि हाँ इसके डॉक्यूमेंट जलाए थे, पूरे डॉक्यूमेंट जला दिए थे। फिर आपके डॉक्यूमेंट बाद में बनाए? और बाद में पटवारी उसमें छानबीन कर रहे थे, तो पटवारी को मैं हर बार बोलती थी कि इसमें क्या कर रहे हो, आगे क्या हो रहा है। तो वो लोग ना, उन्होंने एक्चुअली में, मुझे नहीं पता उस टाइम पे, इन लोगों ने कुछ पैसे ले दे के उस केस को खत्म कर दिया था। और क्या कहते हैं, मेरे जो डॉक्यूमेंट बने थे उसमें एक लेटर बना के दिया था पटवारी जी ने, वो मेरे पास है अभी भी, कि ताला तोड़ के चोरी कर दिए गए हैं डॉक्यूमेंट, और ये डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, मतलब बनाने के लिए खोया पाया में हाँ उसमें निकालने के लिए किया। तो फिर आप और आपके हस्बैंड, ये पूरा इंसिडेंट, आपने उनको माफ कर दिया डॉक्यूमेंट जलाने के लिए? देखो, मुझे 6 महीने तक पता नहीं चला कि मेरे ससुराल वालों ने डॉक्यूमेंट जलाए। अच्छा। मुझे लगभग 4-6 महीने बाद पता चला था। वो भी इसलिए पता चला था कि कुछ बच्चों, जब इन्होंने डॉक्यूमेंट जलाए थे ना मेरे, जिस दिन ये अटैची लेके गए थे, तो कुछ बच्चे जिनको मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मिलकर ट्यूशन पढ़ाते थे और स्कूल में भी पढ़ाते थे, तो दूध भी, जैसे कहते हैं ना कि गुरुजी के लिए, हाँ, तो दूध लेके भी आता था वो लड़का सुबह। तो उसको बोल दिया था मेरे हस्बैंड ने कि तू सुबह जब आएगा तो ये कह देना कि आचार्य जी के कमरे में चोरी हो रखी है, ताला लटका हुआ मिलेगा, और तू ये बस तुझे इतना बोलना है कि आचार्य जी के कमरे में चोरी हो। तो वो लड़के ने वैसे ही किया, उसको समोसे पता नहीं क्या खिलाया, उसका वो करा और माइंड सेट किया। और फिर जैसे सुबह दूध लेने आया, उसने हंगामा किया कि आचार्य जी के कमरे में चोरी हो रखी है, सारे इकट्ठे हो गए। और उसके बाद जो भी होना था। अब यहाँ पे इस कहानी का एक और पहलू हुआ, जब पता चला तो आपने उसको माफ किया, और हाँ, फिर आप पता चला तो क्या हुआ कि उस दिन जब बच्चों ने मुंह से निकला कि दीदी हम बताएं, दीदी बोलते हैं शिशु मंदिर में कि दीदी हम बताएं कि आपके डॉक्यूमेंट किसने जलाए थे। और फिर तो मुझे क्या चाहिए, मैंने उनको 1-2 डंडे बजा दिए। फिर बोले कि दीदी ना आपके डॉक्यूमेंट अगर आपके हस्बैंड ने जलाए होंगे तो। फिर मुझे शक हुआ, फिर मैंने उनको ना पीटा, उस दिन बहुत पीटा मैंने बच्चों को। मैं बताओ तुम्हें पता है किसने जलाए, तुम्हें कैसे पता है, और तुम्हें मतलब जब तुम्हें पता था तो तुमने उस दिन क्यों नहीं बताया जिस दिन जलाए थे। तो बच्चों ने ना कि आचार्य जी ने हमें मतलब चुप रहने के लिए कहा था, और जो भी उन्हें खिलाना पिलाना था वो खिलाया पिलाया था। तो बच्चे बोल पड़े कि उन्होंने तो ये क्लास छोड़ के अपने कमरे में चले गए। फिर मैं कमरे में गई, मैंने इससे पूछा, मैंने कहा मेरे डॉक्यूमेंट किसने जलाए, सच बताना। तो इन्होंने अंदर, कमरे के अंदर एकांत में मेरे पैर पकड़े और कहा कि सरोज ये मेरी आखिरी गलती समझकर माफ कर दो। आपने माफ कर दिया? मैंने माफ भी नहीं किया, मतलब अब वही था ना, वहाँ पे पति वाला सीन था। तो सुबह जब पेरेंट्स इकट्ठे हुए तो मुझे पता था कि वो एरिया थोड़ा सा बोलते हैं ना कि भयंकर है। तो मुझे लगा कि ये लोग इसे मार ना दे, तो मुझे उसे बचाना था वहां से सबसे पहले। तो मैं जब ये लोग मीटिंग बिठाई, इन लोगों ने, प्रधानाचार्य जी भी हैं और भी जो लड़कियां मतलब मेरे साथ पढ़ाती थी वो थे। तो जब हम बैठे ना तो इसको मारने के लिए खड़े हो गए थे सारे। तो मैं बीच में खड़ी हो गई थी कि मतलब आप मेरे रहते हुए मेरे हस्बैंड पे हाथ नहीं लगा सकते।
तो फिर आप देहरादून आ गए? फिर उसी रात मैंने सामान पैक किया। मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई बड़ा हादसा हो जाए, तो मैंने सामान पैक किया। हम उसी दिन देहरादून आए और अपने बड़े भाई के साथ 2 महीने मेरे बड़े भाई ने हमें रखा। दोनों? मेरे भाई को ये पता नहीं था कि वहाँ क्या-क्या हो के आ रखे हैं, उनको कुछ पता नहीं था। बस बड़े भाई ने हमें जैसे ही देखा, इन्होंने बोला कि भैया मैं नौकरी ढूँढने के पर्पज़ से यहाँ आया हूँ, तो कुछ टाइम मैं आपके पास रहना चाहता हूँ। तो बड़े भाई ने बोला कि कोई बात नहीं, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, पर अपना काम देखो। तो काम कहाँ देखा फिर? यूरेका फूड्स कंपनी में। अच्छा। मार्केटिंग था, तो उसमें इनको जॉब मिल गई थी। तो मैं 1 डेढ़ 2 महीने की प्रेग्नेंट थी, उस टाइम सागर था मेरे पेट में। अच्छा। तो जब इन्होंने ये जाने लगे, ड्यूटी क्लासिफाइड होता है, क्लासिफाइड ला के उसमें जॉब ढूंढी थी कई जगह पे। जैसे कहते हैं ना, होमगार्ड की ड्यूटी, होमगार्ड वो जो गार्ड रहते, उनके लिए भी इन्होंने ये गए थे। तो इनके साथ साथ मैं भी जाती थी। ये बोलते थे साथ मेरे साथ में चल, तो मैं भी जाती थी इनके साथ में। तो कई जगह नहीं हुआ, तो ये इन्होंने मार्केटिंग यूरेका फूड्स ज्वाइन किया था। तो यूरेका फूड्स में ये काफ़ी टाइम रहे। इन्होंने यूरेका फूड्स में भी क्या किया कि पहले तो अच्छा काम किया। हमने एक कमरा भी ले लिया था, छोटा-सा 600 का रूम था, उसमें रहे हम। तो ये कुछ टाइम तो ये वहाँ अच्छा कर रहे थे, लेकिन इन्होंने फिर ना वहाँ पे भी मशीनें-वशीनें बेच के उसकी पेमेंट जो कस्टमर से लेनी होती थी, कंपनी में सबमिट करना होता था पैसा, वो पैसे कहीं और खर्च करना शुरू कर दिया। अच्छा, उड़ाना शुरू। कंपनी के पैसे जमा नहीं किए? हाँ, कंपनी में जमा नहीं किए। तो उन्होंने इनके डॉक्यूमेंट गिरवी, जब उनको पता चला कि मशीनों के पेमेंट इस बंदे ने खा लिया, तो उन्होंने उसके डॉक्यूमेंट गिरवी रख दिए। अच्छा। कि या तो पैसे जमा कर या डॉक्यूमेंट गिरवी रख, जब तक पैसे नहीं देगा। तो इस बंदे को पता था कि मुझे तो, मैं कमा के दे तो सकता नहीं इतना पैसे, डॉक्यूमेंट गिरवी रख देता हूँ, क्योंकि उसका कोई एम ही नहीं था ना। एम होता तो वो डॉक्यूमेंट कभी गिरवी रखता ही ना, तो उसने डॉक्यूमेंट गिरवी रख दिए। फिर उसके बाद जब 2008 में मेरा बेटा हो गया, काफी संघर्ष के बाद। ये वाली कहानी आपके फिर रोंगटे खड़े कर देगी, जो चीजें अब ये सुनाने वाली हैं, क्योंकि पति देखो अभी तक फ्रॉड अब कंपनी के साथ किया हुआ था, और अब बच्चा, आप बता रहे हैं बच्चा हो गया था। कितने दिन का था वो, क्या कुछ हुआ था? पेट में वो 9 महीने का था। तो ये दारू पी के रात के 1 बजे पहुंचा कमरे में। हम भंडारी बाग में रहते थे। आंटी लोगों को पता है कि मारपीट करता था बहुत ज्यादा, लाता नहीं था कुछ खाने पीने के लिए, कभी लिया है कभी नहीं लाया, मतलब 1 रोटी खाना, आधी रोटी खाना, ऐसी चल रहा था मेरा। तो एक दिन 12 बजे रात आया ये दारू पी के, और मैंने बोला कि भाई तुम इतनी रात को, क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो रही थी, पूरा 9वां महीना चल रहा था, कि तुम इतनी रात को क्यों आए, मैं यहाँ परेशान हो गई हूँ, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, कुछ अजीब सा हो रहा मुझे। तो इसने ना गैस के पाइप निकालने शुरू कर दिए लड़ाई करके, मेरे साथ मारपीट करके, कि तूने कैसे बोल दिया कि मैं कहाँ था। अच्छा। मेरी मर्जी, मैं 12 बजे आऊँ, मैं 1 बजे आऊँ, मेरी मर्जी है। ये ना गैस के पाइप। अब तक प्यार का भूत उतरने लगा था थोड़ा? हाँ, वो तो कब उतर गया था, वो तो ससुराल में उतर गया था जब उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट जला दिए थे। समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हम, एक कहानी होती है, फेयरी टेल दिखती है, वो फिल्मों में अच्छा लगता है वाला, कि लड़का लड़की मिले, शादी हुई और फिर सब हैप्पी, ऐसा होता नहीं है जैसे कई पिक्चरों में हम देखते हैं। लेकिन यहाँ पर अब इस कहानी में बहुत कुछ और होना वाला है था। अच्छा, तो फिर उस दिन भी मार पिटाई? तो इन्होंने मारपीट करनी शुरू करी। तो जब इनका बस नहीं चला ना, इन्होंने पहले तो मेरे को उठा के जैसे मतलब इधर उधर किया, तो मुझे अपना बच्चा बचाना था। तो मैंने क्या किया कि इसने गैस के पाइप निकालने शुरू किया, मैं भाग गई। मैंने कहा तू निकल, आग लगा कुछ भी लगा, मैं भाग गई। 11 बजे रात मैं ISBT में रही, 11 बजे रात ISBT गई। मेरा मन ये था उस दिन, मेरे दिमाग में जो आया था, मेरे दिमाग में ये आया था कि मुझे ना भाइयों के पास जाना है, ना माँ पिता के पास जाना है। और यहाँ ISBT पर जब भावना मिली थी 7 महीने प्रेग्नेंट, तब इन्होंने जब वीडियो देखी थी, तब हमसे संपर्क किया था कि ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। तो आप ISBT में रात भर रुके? मैंने ये सोच लिया था कि मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मैं किसी बस में बैठने वाली थी, कहीं की भी हो,
मैंने कहा मुझे यहाँ नहीं रहना। तो मैं जब 11 बजे रात जा रही थी तो और भंडारी बाग के बाहर और ये विक्रम वाला था, भैया बहुत अच्छे थे। उन्होंने मैंने कहा मुझे आईएसबीटी जाना है भैया, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे वहाँ पहुँचना ज़रूरी है और मेरे पास किराया भी नहीं है। तो उन्होंने मुझे और विक्रम से वहाँ छोड़ा और वहाँ पर ना गार्ड थे, 2-3 गार्ड थे। उन्होंने मेरी पूरी रात मुझे नहीं बैठने दिया बस में। वो समझ गए थे क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी, रात के 11 बजे और गई। यही भावना के प्रकरण में भी हुआ, जो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड थी महिला और वो लोग, वो सब उसको बहुत हेल्प कर रहे थे सच में। तो उन्होंने क्या किया कि मुझे रात को ना रोक दिया कि कहाँ बस में कहाँ जा रही हो, मुझे हमें लग रहा है कि तुम कुछ घर के उससे आ रखी हो, गुस्से से या कोई लड़ाई, बताओ क्या बात है। मैंने बता दिया, मैंने कहा हस्बैंड ने ऐसे ऐसे किया और वहाँ गैस के पाइप वाइप खोल रहे थे तो मैं वहाँ से निकल गई। तो उन्होंने पूरी रात मेरा उस जो विश्राम घर था ना, मेरे लिए एक स्पेशल बेंच खाली करवाया वहाँ से और मुझे उसमें लेटने के लिए बोला और बोले कि जब तक हमें तुम्हें कोई टेंशन नहीं होगी यहीं लेटे रहो और सुबह हम पहुँचाएंगे, हम जाएंगे आपके साथ में। तो उन्होंने मुझे वहाँ पे बेंच में बार बार चक्कर काट रहे थे, मेरी सुरक्षा को लेके बार बार देख रहे थे आके। तो सुबह जैसी हुई ना तो मैं गार्ड के ही जो केबिन होता है ना उसमें बैठी हुई थी। तो उन्होंने वो मेरे साथ घर आने के लिए तैयार थे कि ऑटो में जाएंगे, इस लड़की को घर पहुंचाएंगे और इसके पति को भी समझाएंगे। तब तक ना मेरे पति की टी शर्ट दिखाई दी मेरे को। तो मैंने बोला गार्ड को, मैंने कहा वही तो है मेरे हस्बैंड, वो देखो वो देखो। और ढूंढते ढूंढते पहुंच गए ना आईएसबीटी में। तो गार्ड भैया दौड़ के गए, उन्होंने उसको बुलाया, फिर उनको समझाया, फिर उन्होंने ही किराया भी दिया। जो गार्ड थे उन्होंने ही ऑटो का किराया भी दिया। उन्होंने चाय वाय जो भी खिलाना पिलाना था वहाँ पे खिलाया, ऑटो विक्रम का किराया भी दिया और हमें बोला कि अब अच्छे से रहना, और फिर हम आ गए थे। तो ऐसी घटनाएं तो कितनी बार होती रही। फिर सागर हुआ। हाँ, दोनों से तब मेरी सास आई थी लास्ट टाइम पे। अच्छा। फिर हमने भंडारी बाग से चेंज कर दिया था, माता वाला बाग में चले गए थे। वहाँ पे 800 का कमरा ले लिया था हमने। तो लास्ट टाइम पे जब मेरा बेटा मतलब मुझे जो पीड़ा प्रसव पीड़ा होती है उससे 3-4 दिन पहले मेरी सास पहुंच गई थी। जब सास पहुंची तो मुझे कहने लगी मेरी सास की जरूरी नहीं है कि हॉस्पिटल में ही पैदा करना है बच्चा, चल घर में हमारे तो गांव में वैसी दाई वगैरह ये पैदा करना। हाँ, मैंने कहा मेरा दिमाग खराब थोड़ी है कि मैंने 9 महीने यहाँ झेला है और अब मैं लास्ट टाइम पे मरने के लिए घर जाऊंगी, और मैं घर जाती तो मैं मर जाती। क्योंकि दून हॉस्पिटल में मैं 9 बजे 19 तारीख को 9 बजे रात एडमिट हुई और 20 तारीख की रात 9 बजे जाके, मतलब वो पीड़ा इतनी भयंकर और नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों, नहीं मुझे नहीं पता क्या था कैसे था, लेकिन डॉक्टर ना आपस में खुसर फुसर करने लग गए थे जब वो नहीं रहा था। तो मतलब मुझे लग रहा कि ऑपरेशन का तैयारी हो रही थी, लेकिन अचानक से फिर जब ये हो गया 20 अगस्त को 9 बजे, ठीक 9 बजे 9:35 2008 और 19 तारीख की रात को हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी पूरी पीड़ा में, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने बहुत झेला। नहीं, ये बात तो है। अच्छा, फिर अब बच्चा हो गया था, फिर घर पे थे, फिर आप बता रहे थे कि जब बच्चा हो कितने दिन का था? बच्चा मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी, मतलब जहाँ प्रसव कराते हैं उसमें थी। तो मेरी जो आशा थी उन्होंने मेरी सास को बोला कि इसके लिए दूध और बादाम वो लिया हो, थोड़ा इसको पिलाएंगे, थोड़ा गर्माहट आएगी। तो ये इन्होंने कहते ये मुझे तो आशा ने ही बताया कि 3-4 बार बोलने के बाद लाया ये 1 गिलास, और अपने यहाँ कहते होटल में खाना खा रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू मर रही है जिंदा है। मैं अपने आप को जब मुझे इतनी तकलीफ हुई ना, मैं अपने आप को सफेद कपड़े में देखने लग गई थी लास्ट टाइम। मैंने कहा अब नहीं, मेरा बस का नहीं, मैं हार गई थी हिम्मत। लेकिन फिर उसके बाद भगवान ने पता नहीं कैसे सब ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया था। तो उसके बाद अब बच्चा हो गया था, तो तब ठीक चल रहा था सब 2008 में? नहीं, बच्चा हुआ उसके बाद फिर जब मुझे वापस कमरे में ले गए तो आप यकीन नहीं करोगे, मैंने बासी खिचड़ी खाई थी और ठंडे पानी से नहाया थी। अभी हंस रही है। सोचिएगा, जो सब कुछ चमकता हुआ दिखता है वो सोना नहीं होता। ऑल दैट ग्लिटर्स इज इन गोल्ड। और अब इस कहानी में एक और ट्विस्ट आने वाला था, जब एक लड़की कितनी मजबूती से खड़ी रही और लगातार संघर्ष भी करती रही हर तरह से। ये जब आप बच्चा सागर छोटा था तो ये भाग गया था घर से? हाँ जी,
एक्चुअली में मेरी सास चाहती थी कि मैं बच्चा लेके घर चली जाऊं, ठीक है। क्योंकि डॉक्यूमेंट जिस पर्पज से जलाए थे वो पर्पज उनको खलने लगा कि भाई ये तो यहाँ रहने लग गई है। तो इन्होंने ना अपने बच्चे को कुछ गलत वो दे दिया कि तू कमा के देगा अगर इसको रोटी, तो ये यहीं रह जाएगी, अगर तू देगा ही नहीं, भूखा रखेगा, तो ये मजबूरन घर आएगी। तो मेरी भी हट थी कि मैं नहीं आऊंगी, क्योंकि मेरे को घर में मारपीट हुई थी और मैं कई बार घर में बिना पैसों की गाड़ी वालों को हाथ जोड़ के चंदा इकट्ठा करके देहरादून आई थी। तो वो सिचुएशन मैंने देखी थी, तो मैंने सोच लिया कि मैं नहीं जाऊंगी घर, चाहे मैं भूखी मरूंगी, चाहे मैं जैसे मरूं, मैं यहीं देहरादून में मरूंगी। तो मेरी सास ने इनको बोला कि तू कमा के नहीं देगा, तो ये जो कमाता था ना वो बाहर उड़ा देता था लड़कियों पे। फिर हमने यहाँ से माता वाला बाग से चेंज किया कमरा, और शास्त्री नगर जो सीमा द्वार है खाला के पास में, वहां पर हमने कमरा लिया था। तो वहां पे जब हमने कमरा लिया तो ये ना 10 दिन का बच्चे को छोड़ के, 10-12 दिन का बच्चा रहा होगा, ये छोड़ के घर भाग गया। और घर भी कैसे भागा, इसने बोला मुझे कि सरोज मैं सिलेंडर भरवा के ला रहा हूँ, 4 बजे सिलेंडर भिजवाऊंगा, तू उसे रिसीव कर लेना। मैंने कहा ठीक है। शाम के 4 बज गए, 6 बज गए, 8 बज गए, 10, सिलेंडर भी नहीं आया, ये भी नहीं आया। तो और घर में सिलेंडर भी नहीं था, एक ही सिलेंडर था। बगल पे एक जौनसारी रहते थे, उनके घर से मैंने गर्म पानी करके अपने बच्चे को पिलाया, उनके घर से गर्म पानी करके। और जब मतलब ज्यादा टाइम होने लगा, क्योंकि खाना नहीं खाया तो दूध भी नहीं होता बच्चे के लिए, तो जब ज्यादा टाइम होने लगा तो जैसे वो खाना बनाते थे ना, उनकी घर से खुशबू आती थी ना, मैं कहती थी मैं जाके खा लेती हूँ, लेकिन मैंने फिर भी नहीं बताया किसी को कि मैं भूखी हूँ। तो 5-6 दिन बाद भैया को 5-6 दिन हो गए थे भूखे। 5-6 दिन बाद भैया को पता चला था कि इसने खाना नहीं खाया। तो भैया ने मुझे मंडुए की रोटी बाहर चूल्हे में बना रहे थे, तो एक रोटी खिलाई थी, मतलब मंडुए की रोटी गिनी चुनी बनाई थी उन्होंने, मंडुआ बड़े शौक से लाते हैं, तो मंडुए की एक रोटी खिलाई थी मुझे। तो फिर भी मैंने ये नहीं बोला कि मैं घर में खाना नहीं खा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं बोला। उस मंडुए की रोटी उन्होंने शौक में खिलाई थी मुझे तो भूख थी, तो मैं फट से खा गई। जब 10 दिन हो गए ना, तो मकान मालिक का जो लड़का है ना, वो आता था 11 बजे के आसपास। तो आंटी कहीं नर्स का कोर्स, आज भी वो नर्स का काम करती हैं आंटी शास्त्री नगर में। वो आंटी अपने बेटे के लिए ना खाना बना के ढक के जाती थी। तो मुझे पता था कि आंटी खाना बना के ढक के जाती है। तो वो जैसे ही लड़का आया ना, गेट खुलने की आवाज आई, तो मैं भाग के गई भैया के पास। मैं, भैया मुझे ना भूख लगी है, मुझे खाना दे दो, नहीं सहन हुआ जा तो भैया ने क्या किया, वो पूरी थाली मेरे को दे दी। मैंने ऐसा खाया ना जैसे कई दिनों का भूखा नहीं होता, कि मतलब जैसे मैंने देखा है किसी भूखे को रोड पे, तो उसको तुम खाना दोगे अगर नहीं तो कैसे खाता है ना कितनी बहादुर हो आप, मतलब, और ये हंस के बता रही हैं सारी चीजें। मैं वो सारी रोटियां खा गई ना जब, तो तब मैंने भाई, जब मेरा पेट शांत हो गया, तब मैंने भाई को बोला कि हनी हनी या क्या नाम, हनी बनी 2 भैया थे वो, उनको मैं, भैया मेरे हस्बैंड ना 10 दिन से घर नहीं आया, मैं वेट कर रही थी, नहीं हो रहा, तुम मेरे साथ इंदिरा नगर चौकी चलो। बच्चे का दूध का क्या हो रहा था इस दौरान 10 दिन? हाँ, दूध पता कैसे खिलाने लग गई थी मैं इसको। जब मैं नीचे आती थी ना, ऐसे उसको गोद में लेके पागलों की तरह, कभी अनाथ आश्रम ढूंढती थी मैं। एक आंटी से पूछा भी था मैंने, देना बैंक के सामने पे रहते थे वो, मकान था उनका, उनसे मैंने, आंटी अब उनको याद है कि नहीं है वो बात, लेकिन मैंने पूछा था, आंटी इधर कोई अनाथ आश्रम है? मतलब मैं अनाथ आश्रम छोड़ने के लिए तैयार हो गई थी एक बार। और जौनसारी जो दीदी थी ना, वो तो कई बार बोलती थी कि इस बच्चे को नहीं पाल सकते, मुझे दे दो। लेकिन वो माँ है ना, कि माँ की ममता की, एक मन करता था कि यार मेरा बच्चा बच जाएगा अगर मैं दे दूंगी, एक मन करता था कि नहीं नहीं देना, मेरा बच्चा है, मैं कैसे रहूंगी। तो दूध ना वहाँ पे देना बैंक है एक, वहाँ GMS रोड पे, वहां पर एक कुमाऊनी भैया ना, देना बैंक के ठीक सामने पे वो ठेली चलाते थे। तो उनके पास जाके रोई मैं, जब ये भूख से ना रास्ते में रोने लगा, इसके होंठ ये काला पड़ने लगा, इसका चेहरा, और इसके हाथ पांव पलटने लग गए। तो मुझे डर लगने लगा और मैं सीधा भैया के पास भागी। भैया, मैंने कहा मुझे दूध दे दो, मेरे पास पैसे नहीं है, कभी हो जाएगा तो दे दूंगी। उसके बाद अब एक बार गई थी मैं उनके, कि मैं जाती हूँ देखती हूँ, सागर को लेके गई थी कि उसे भी दिखाऊंगी कि यहाँ पे मैंने तुझे लिटा के दूध पिला रखा।
तो वो चले गए कहते वहाँ पे से। तो जब मैंने भैया से दूध मांगा, दूध भैया ने भरा, तो मैं हर रोज ना जब तक 10 दिन तक मैं वहीं पे जाने लग गई। वहीं से बोतल, एक बोतल उसे पिलाती थी, एक बोतल घर ले आती थी। ऐसे ही चलने लगा। कुछ गर्म पानी करके बगल पड़ोसी से गर्म पानी करके पिलाती थी। तब 10वें दिन जब मैंने इंद्रनगर चौकी जाने के लिए 11 बजे रात जब मैंने खाना खा लिया, मैंने हनी भैया को बोला मैंने मेरे साथ इंद्रनगर चौकी चलो। तो भैया गए रात को मेरे साथ। उस टाइम पे इंद्रनगर चौकी इंचार्ज थे प्रदीप राणा। तो उनको जब मैंने पूरी कहानी बताई कि ऐसे 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 हो गया और मेरे हस्बैंड घर नहीं आए और मैंने खाना भी आज खाया, मैंने उनको बताया। तो उन्होंने ना उनके दोस्तों के नंबर कलेक्ट किए मेरे से, जितने मतलब जो जो दोस्त मैं जानती थी उनका नाम बताया, नंबर। तो उन्होंने फोन किया तो सारे दोस्त भी इसको ढूंढने लग गए। तब मुझे एक कहानी पता चली थी, एक नई कहानी की, इसका किसी लड़की के साथ में अफेयर था, जहाँ ये पैसे सारे खर्च कर, जो कमाता था थोड़ा बहुत वो वहां खर्च करता था, तभी मुझे नहीं देता था। और जब इसके पास पैसे खत्म हो गए लगभग तो ये भाग गया। फिर इंद्रनगर चौकी इंचार्ज ने पता करते 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 घर फोन कर दिया इसके। तो घर पता चला मेरी सास फोन पे। तो मेरी सास कह रही कि घर आ रखा हो, तो आप ऐसा करो हमारी बहू को घर भेज दो। अच्छा जी। तो प्रदीप राणा जी ने बोला कि मैं क्यों भेजूंगा आपकी बहू को घर, आप लेके आए हो, आप आओ और आप ले जाओ, लेकिन इस तरह से छोड़ के जाना ठीक नहीं है। वो एक महिला है, अकेली है, बच्चे के साथ है, उसको इस तरह से रोड पे छोड़ना। तब ये 10वें दिन आया था। तो मुझे थोड़ा गुस्सा, जब मैंने इसको आते ही गेट से देखा था, वो थोड़ा गुस्सा था। तो हमारे बीच फिर मैंने बोला मुझे उस लड़की के पास ले चल जो लड़की तेरी लाइफ में है। तो ये मुझे ले गया। तो इन्होंने एक ड्रामा क्रिएट कर दिया वहां पे राखी पहनाने का, और ये कि ये तो मेरी बहन है, ये तो मेरा भाई है। मतलब समझ रहे हो आप कितनी दिक्कतें होती हैं, और जब आप घर वालों के अगेंस्ट जाकर कुछ करते हैं। सरोज में हिम्मत थी, ये तो अभी शुरुआत है। मतलब मुझे लग रहा है फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, पर आप समझ गया वो यूरोका फोर्ब्स में जो पेपर थे इस लड़के के, इनके पति के, वो भी इसी ने जाके वापस वहां काम किया, पैसे कमाए, यूरोका फोर्ब्स की जो कंपनी थी उसके पैसे दिए। एक्चुअली में उसके बाद क्या हुआ कि मैंने बच्चा घर छोड़ दिया। जब मैंने देखा कि बच्चा भूख से भाई नहीं हो रहा, ये नहीं पिला पा रहा, इसको दूध नहीं पिला पा रहा, इसके लिए तो मेरे गाँव लिए छोड़ खाना नहीं, मैंने सीधा उठाया बच्चा और गांव ले गई। गैरसैंण अकेले ले गई थी। तो मैं सास के पास छोड़ के आई थी और मैंने सास को बोला था कि मेरे बच्चे का कुछ नहीं बिगड़ना चाहिए, जब तक मैं नहीं आऊंगी तुम पालोगे इसे। तो सास ने पाला उसको। ये अच्छा था। 6 महीने का छोड़ा था और 2.5 3 साल का लाई थी मैं, मतलब 2.5 साल समथिंग मेरी सास ने पाला उसको। तो हम शास्त्री नगर से जब मैं बहादुर कितनी है, मतलब रोना हो रहा है लेकिन रो नहीं पा रहे हो आप। फिर जहाँ ये काम करता था यूरेका फोर्ब्स में, तो मैंने क्या किया कि मैंने कहा यार मैं भी जॉब करती हूँ। अब मैं जब घर से आ गई, मैंने घर जब बच्चा छोड़ा था ना अपना, तो आज गई, आज शाम को पहुंची थी, आज छोड़ा और कल वापस आ गई। पीछे मुड़ के नहीं देखा मैंने। वहां पे भैरव बाबा का मंदिर है, मैंने वहां पे हमेशा जब भी मुझे कष्ट आता था तो मैं उधर ही देखकर रोती थी और हाथ जोड़ती थी कि भगवान मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। तो हर बार उन्होंने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करी, ऐसा नहीं है। तो उस दिन भी मैं रोई थी कि भगवान जिस दिन तू मुझे 4,000 की नौकरी दे देगा ना, 4,000 जो परमानेंट मिले मेरे को कंटिन्यू, 4 उस दिन मैं अपने बच्चे को आकर यहाँ से लेके जाऊंगी। तो क्या हुआ कि जब मैं देहरादून आई, जब मैंने पहले ये जो क्या है 24 इंदिरा नगर क्या है वो, वहां पर, हाँ वहां पर हिंदुस्तान यूनिलीवर वालों का ऑफिस था उस टाइम। मैंने वहां ज्वाइन किया। मैंने 2 महीने वहां पे काम किया और बहुत अच्छा काम किया, उनको रिजल्ट अच्छा दिया। तो वो बात यूरेका फोर्ब्स में चली गई थी कि हीरा की वाइफ वहां पे काम कर रही है और वो रिजल्ट अच्छा दे रही है, वो मार्केटिंग अच्छा कर रही है। तो उन्होंने मुझे बुला दिया अपने ऑफिस में। तो मैं रावत बॉस को मिलने के लिए गई थी यहाँ पे एसले हॉल में। तो विनोद रावत थे, वो मुझे अपनी बहन की तरह उस दिन से मानने लग गए थे। उन्होंने इनको बोला भी था, ये भी गए थे मेरे साथ, इनको बोला भी था कि आज से ये मेरी बहन है और अगर तूने इस पे हाथ उठाया तो हीरा, मैं मेरे से बुरा कोई नहीं होगा।
और तुम्हें मैं ऋषिकेश भेज रहा हूँ उस लड़की के चक्कर में, वो सीमा द्वार वाली लड़की के चक्कर में। उन्होंने बोला कि तुम्हें मैं ऋषिकेश भेज रहा हूँ ताकि उससे इसका पीछा छूट सके। तो कि ऋषिकेश भेज रहा हूँ और ऋषिकेश में अच्छा काम करना और सरोज तू भी अच्छा करना, मुझे बोला था। तेरे से तो खैर कहते हमें उम्मीद है कि तुम अच्छा करोगी। तो 3,000 रुपये दिए थे मेरे हाथ में उन्होंने एडवांस में। कहते ये मत समझना कि मैं आपको ऐसे ही दे रहा हूँ, मैं ये पैसा काटूंगा, चाहे मैं 200-200 रुपये, 300-300 रुपये, 500-500 रुपये करके जैसे आप कमाओगे उस हिसाब से काट लूंगा। मैंने कहा ठीक है सर। मैंने शास्त्री नगर में जब कमरा छुड़ाया था ना, तो 1,000 रुपये कमरा छुड़ाने के दिया, 500 रुपये लोडर वाले को दिया था सामान ऋषिकेश ले जाने के लिए। और जो कमरा वहाँ पे सर ने पहले से हमारे लिए ढूंढवा रखा था, वहाँ पे जो सर लोग थे उनके माध्यम से 1,000 रुपये वहाँ एडवांस दादी को दिया। 500 रुपये में मैंने पूरा महीना चलाया था। मैं बड़ी होती ना, बड़ी बहुत सस्ती आती हैं, इतनी सारी बड़ी लाई थी मैं, 5 किलो करीबन बड़ी और 5 किलो आटा और घी की बोतल। ये जब 10 दिन बाद ये आया था ना, तो इसके हाथ में इसकी मम्मी ने घी की बोतल दे रखी थी, पतली सी वो बोतल में भर के। उस घी से मैंने 1 महीना पूरा चलाया, पूरा 1 महीना उसी में चलाया। 2 रोटी इसको खिलाती थी, 1 खुद खाती थी। अगर इसको 1 खिलाती थी तो आधी, मतलब इसको 1.5 खिलाती थी तो आधी अपने आप खाती थी। और यूरेका फूड्स कंपनी में सबको पता है, सब, कोई भी मेरी ईमानदारी पे सवाल नहीं उठा सकता। और फिर आपने वहां काम किया, उसके डॉक्यूमेंट भी छुड़वाए। मैंने इनकी पेमेंट क्लियर करके, और रावत बॉस ने मुझे स्पेशल फोन किया, सरोज आ सकती हो, किसी से चर्चा मत करना, आप घर पे आओ, यही नाला पानी के आसपास उनका आज भी घर है, वो यही है उनका घर। कहते आना, अपने पति के डॉक्यूमेंट ले जाना। मैं ले गई थी। उसने मेरे डॉक्यूमेंट जलाए, मैंने उसके डॉक्यूमेंट छुड़ाए। और बचाया भी। तनख्वाह कितनी थी तब यूरेका फूड्स में? 2300 रुपये बेसिक मिलता था और बाकी इंसेंटिव था। अगर हमने 5 सेल किया तो 90 रुपये के हिसाब से, अगर 5 से ऊपर किया तो 190 के हिसाब से। तो मेरी कम से कम 5, 5,500, 7,000 रुपये सैलरी आ जाती थी। समझ रहे हो आप? और बहुत मेहनत कर रही ये वाकई मेहनत। और सबसे बड़ी बात है, देखो अब यहाँ से यू टर्न, क्योंकि इस बीच पढ़ाई छोड़ दी थी। हाँ जी, पढ़ाई इंटर ही हुआ था मेरा, छोड़ दी थी। उसके बाद जब यहाँ पे जॉब लगी मेरी देहरादून में, जब मैं 2010 में 3 मई को यहाँ मेरी ज्वाइनिंग हुई थी पुलिस लाइन में, तो यहाँ आई थी। तो उसके बाद जब ये 2012 में भाग गया था फिर छोड़ के हमें, तब मैंने पढ़ाई स्टार्ट, मैं पहले वाले उसमें जाना चाहती थी अपने उसमें। तो मैंने कहा यार अपने मन बहलाने के लिए मैं क्या करूँ, मैंने बीए में एडमिशन ले लिया और पढ़ाई करनी शुरू की। तो 2015 में मेरा बीए क्लियर हो गया था, 2017 में मेरा एमए क्लियर हो गया था। क्या बात है। और 2010 से पुलिस में भी कार्यरत है। इस पूरी कहानी में सीखने के लिए बहुत कुछ है, अगर आप चाहें तो। जब मैं घर में थी ना, जब मैं ससुराल में थी शुरू में, तो मेरे हस्बैंड ने एक चीज बताना भूल गई मैं, कि पता नहीं किसके कहने से, क्या मुझे नहीं मालूम, मेरे सिरहाने के नीचे खुकरी रखी हुई थी। अच्छा। अब मुझे नहीं पता कि वो मुझे मारने के लिए रखी थी या वास्तव में उसका मन फिर परिवर्तित हुआ कि मुझे नहीं करना चाहिए ये। पर 3 दिन तक मेरे बेड के नीचे जब मैंने झाड़ू मारा, और जब मैंने झाड़ू मारते हुए तो वो खुकरी निकली थी वहां से। तो मैंने पूछा था, मैंने कहा सूरज ये खुकरी यहाँ पे क्या कर रही है? तो अब, जो वैसी वाली। फिर 2012 के बाद कभी मुलाकात हुई? 2014 में एक बार छुट्टी लेके, पूरा 1 महीने की छुट्टी लेके अपने घर को फिर से समेटने के लिए, कि चलो जो हो गया। मैं कभी उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। पहली बार मैंने शादी कर ली थी ना, तो मैं छोड़ना नहीं चाहती, मैं चाहती थी मैं उसी के साथ रहूं। कितना संघर्ष किया मेरे भाई जानते हैं। भाई तो मुझे ऋषिकेश में चौकी में, जब थाने में, ऋषिकेश थाने में कोतवाली में, नाना जी के सामने थप्पड़ मार रखी मुझे, कि जब तुझे जाना है तो आई क्यों, मरती वहीं। अच्छा, फिर 14 में 1 महीने की छुट्टी लेके आप गांव गए? हाँ, 1 महीने की छुट्टी लेके गांव गई थी। तो इन लोगों ने 1 हफ्ता तो ये मेरे साथ बहुत अच्छे रहे, मेरा हस्बैंड भी मेरे साथ अच्छा रहा, हम दोनों साथ ही रहे। लेकिन इनकी जो बुआ है ना, वो आती है अचानक 1 हफ्ते बाद और कहती है कि ये कैसे आ गई, हमने तो अपने भतीजे की दूसरी शादी करनी थी, ये कैसे आ गई? तो जहाँ एक पत्नी के सामने अगर दूसरी शादी की बात हो तो आग तो लगती है। तो मैं चिढ़ गई थी, मैंने कहा करके दिखा दो। तो उस दिन बहुत ड्रामा हुआ था घर में,
बहुत ड्रामा किया था उन्होंने मेरे साथ, और मेरी सास ने भी किया था। तो मुझे गुस्सा आया था, मैंने 1-2 गमले भी तोड़ दिए थे उनके, फेंक दिए थे सीढ़ियों से गुस्से में। तो कहने लगे मेरे पति की जोड़ी हुई चीजें फेंक रही है। पति का तो जोड़ा हुआ परिवार भी था, वो टूट रहा था, सब कुछ हो रहा था उसमें। तो फिलहाल 1 महीने रहे तो बात नहीं बनी? नहीं बनी। तुरंत वो जो लड़ाई हुई थी ना, 1 महीने के लिए गई तो 1 महीने के लिए थी, पर आ गई हफ्ते भर में से ही वापस। पहले ही वापस। उसके बाद मैंने कभी वो मुझे उसके बाद क्या हुआ कि ये लोग ना ड्रामा करके उस दिन घर से भाग गए सारे के सारे। अच्छा। और मैं और मेरा बेटा अकेले रह गए घर में। पूरी रात हम दोनों कमरे में अकेले रहे। और ये गांव के तो परिवार के तो तमाशा देखना ही चाहते थे। वो तो चाहते ही थे कि ये सब चीजें हो और ये निपट जाए, तो कल को इकलौते हैं, ये खत्म हो जाएंगे तो ये सारी प्रॉपर्टी, ये सारा सब कुछ हमारा हो जाएगा। तो इन्होंने ड्रामा करके ये पूरे के पूरे ना तहसील गैरसैंण चले गए एसडीएम साहब के सामने। तो एसडीएम साहब ने मुझे फोन किया कि सरोज ऐसे ऐसे है, तुम अभी आओ। मैंने कहा सर यहाँ से तो गाड़ी भी नहीं मिलती, कैसे आऊँ। फिर मैंने यहाँ फोन किया श्वेता मैम को, फिर श्वेता मैम ने किया वहाँ कर्णप्रयाग थाने में, भी कर्णप्रयाग थाने से महलचौरी से पुलिस गई, उनकी गाड़ी में बैठी, तब जाके मैं गैरसैंण पहुंची। और जब मैं 4 बजे गैरसैंण पहुंची ना, तो इन्होंने एक ड्रामा और किया। जैसे मैं गैरसैंण तहसीलदार साहब वो उप जिलाधिकारी के सामने पहुंची ना, ये वहां से घर आ गए। इनको पता था कि हम वो इधर आएगी, हम उधर चले जाएंगे, ये फिर वापस नहीं आ पाएगी क्योंकि गाड़ी है ही नहीं। तो एसडीएम साहब ने बोला कि वो तो अभी अभी निकल गए सारे के सारे। मैंने कहा सर अब मैं कहाँ रहूं, कैसे जाऊं, मेरे साथ तो बच्चा भी है, सामान मैंने वहीं घर छोड़ रखा था। कहते फिर उन्होंने बोला जिन लोगों को भी बोला होगा कि इनकी रहने की व्यवस्था करो। तो पुलिस ने वहां पे मेरी रहने की व्यवस्था की थी, होटल में, वहीं रहे थे हम माँ बेटे। और दूसरे दिन इनको बुलाया, ये सारे के सारे जैसे उनके डेथ पे चिपके ना मेरे पे सारे, वैसे ही चिपक गए थे ये तहसीलदार जिलाधिकारी के सामने। मेरे पे सारे के सारे चिपक गए थे उप जिलाधिकारी के सामने। अब तो मतलब 2014 लास्ट मुलाकात। हाँ, उन्होंने उस दिन मुझे बोला था उप जिलाधिकारी ने कि अगर देखो बेटा, कहते अगर तुम इस तरह से आ रही हो, हमें भी पता नहीं चल रहा है ना कि तुम घर आई हो, अगर ये तुम्हें मार देते हैं और कहीं इधर उधर कर देते हैं और बोलेंगे घर नहीं आई, हमारे घर में तो आई नहीं थी, फिर हमें कहाँ से हम जवाब देंगे। तो इसलिए अब आगे कभी भी आना हो तो पहले हमें इन्फॉर्म करना, फिर थाने को इन्फॉर्म करना, फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि जाना है कि नहीं जाना, फिर आगे तब जाना। ये वहां से आप आए 2014 के बाद, फिर इसने और शादियां भी करी? 2014 में जब मैं आ गई तो इसने मुझे कॉल पे कॉल करी। अच्छा। उस दिन तो मैं उस 3 धारा और ऋषिकेश के बीच में थी, तो ये 82 के आसपास। मैंने इसका फोन नहीं उठाया। मैंने मतलब मन इतना कठोर कर दिया था कि अब मैंने इस इंसान से जिंदगी में कभी बात नहीं करनी। मैंने उसके बाद उससे कभी बात नहीं की, ना उसका फोन उठाया, ना उससे मैसेज किया, ना उससे कुछ मतलब पलट के ही नहीं देखा। उसके बाद इन्होंने 2016 में दूसरी शादी करी पूजा परोड़ा से। पूजा परोड़ा गैरसैंण में उसके पिताजी की दुकान भी है और मकान भी है उनका। तो मुझे पता चला जैसे कि इसने दूसरी शादी करी तो मैं वहाँ चमोली भागी, मैं तृप्ति भट्ट से मिली वहाँ पे। लीगल वाइफ तो आप थे, डिवोर्स होने रखा ना, डिवोर्स होने रखा था, कोर्ट की रजिस्टर्ड शादी थी। तो इनको शायद या तो कानून का पता नहीं था या ये कानून का मजाक उड़ा रहे थे, कानून की धज्जियां उड़ा रहे थे। फिर क्या हुआ उस शादी का उनका? इन्होंने जब मैंने तृप्ति भट्ट को बताया था कि मुझे मतलब ऐसी बात हो गई और मेरे हस्बैंड ने वहाँ पे इलीगल दूसरी शादी कर ली है, जबकि रजिस्टर्ड वाइफ मैं हूँ और इस तरह से, तो तृप्ति भट्ट ने उसमें जांच करवाई थी, तो पाया गया था कि हाँ इसने 11 मई 2016 को शादी कर ली है और शिवालय गैरसैंण में डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। वो लड़की का क्या हुआ अभी का है? उसने उसे छोड़कर दूसरी शादी कर ली, पूजा परोड़ा ने। अच्छा, और फिर आपके पति ने एक और शादी और मेरे पति ने फिर उसके बाद एक और शादी की, जिसका पता मुझे उस दिन चला जिस दिन मेरे हस्बैंड की डेथ हुई। जब अच्छा। वहां मैंने उसको घूमते हुए देखा, मैंने कहा ये महिला कौन है यहाँ। ये डेथ क्या कॉल किस तरह से हुआ है? आपके फोन आया? मुझे एक्चुअली में क्या हुआ कि 6 अक्टूबर को सुबह 2023 6 अक्टूबर को मुझे फोन आता है कि सरोज मैं हीरा की बुआ का लड़का बोल रहा हूँ, हीरा की डेथ हो गई। मैंने कहा कैसे हो गई? मैंने कहा ससुर जी से बात कराओ। मैंने ये भी बोला कि ससुर जी से बात कराओ।
कहते तुम घर आ जाओ पहले, तब बात कर लेंगे। उन्होंने मुझे फ़ोन पे नहीं बताया कि ससुर जी की डेथ हो चुकी है पहले। मुझे हाँ, 18 दिन पहले ससुर जी की डेथ हुई, 18 दिन बाद इनकी डेथ हुई। तो मुझसे छुपा दिया गया, मुझे नहीं बताया कि ससुर 18 दिन पहले भी छुपाया था। और जिस दिन मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी, जिस दिन उनका फ़ोन आया था, मैंने फ़ोन पे बोला कि मैं रोने लगी। मैंने कहा उसने क्या करा? उसने कोई अपने आप तो कुछ नहीं किया उसने अपने आप को, या किसी ने उसको मारा तो नहीं? मुझे कई चीज़ों का शक हुआ, क्योंकि थोड़ा वो उस टाइप का भी था कि पैसे-वैसे जैसे लेना-देना। तो मुझे लगा किसी ने मारा ना हो और ये मुझे बता नहीं रहे हों। मैंने कहा क्या हुआ है, मुझे ढंग से बताओ। कि बीमार हुआ था, हॉस्पिटल में था और हॉस्पिटल से घर लाए तो डेथ हो गई। मैं ऐसी कैसे हो गई? तो मैंने कहा मेरे ससुर। कहते आप घर आ जाओ फिर बात करते हैं। आप आ रही हो ना? ताकि मैं बोलूँ कि 11 साल से तो मुझे तुमने बुलाया नहीं, आज क्यों आऊँ? ताकि मैं ये शब्द बोलूँ, और रिकॉर्डिंग पे फ़ोन डाला हुआ था उन लोगों ने। अच्छा। हाँ, मुझे पता चल गया था कि इन्होंने रिकॉर्डिंग पे फ़ोन डाला है। तो मैंने कहा क्यों नहीं आऊँगी? मैं आऊँगी, एक इंसानियत के नाते आऊँगी। मैं इस नाते नहीं आऊँगी कि मेरे हस्बैंड है और मुझे तब जाना है। मैं एक इंसानियत के नाते आऊँगी, क्योंकि उनका बच्चा मेरे साथ में है। मैं आऊँगी। मैंने 20,000 की गाड़ी बुक करी, 15,000 की करी थी, लेकिन वहाँ ये बात हुई थी टैक्सी वाले से कि वो छोड़ेगा और वो वापस आ जाएगा, लेकिन मैंने उसे रोका उस दिन। तो उसने टोटल 20,000 समथिंग, 18,000 20,000 जो भी लिया है। 20,000 बुक करके गई। अच्छा। वहाँ जाते ही जब मैं उन लोगों का मैंने देखा कि यार ये मेरा स्वागत ऐसे क्यों कर रहे हैं रोड पे? मतलब इस तरह से खड़े हो रखे थे, कोई गाड़ी का दरवाजा खोल रहा, कोई मुझे पकड़ रहा। मैंने कहा मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मुझे पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं चल सकती हूँ। मैंने कहा थोड़ा मुझे उल्टी-उल्टी हुई है तो थोड़ा उससे मेरा थोड़ा वो हो रखा, लेकिन मैं चल सकती हूँ, मुझे छोड़ दो। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ दो। तो कोई कहता है वहाँ पे एक भगत भंडारी, वो कहते हैं कि अपना फ़ोन मेरे पास दे दो। जैसे असिस्टेंट नहीं होता कि अच्छा। बोले कि अपना फ़ोन मेरे, पता नहीं क्या देखना चाह रहा था फ़ोन, कि फ़ोन इसका चेक करूँगा या फ़ोन इसको होश नहीं होगा तो इसको पता नहीं चलेगा मैंने किसको दिया, फ़ोन गायब कर देंगे, पता नहीं क्या था उनका। वो कुछ देखना चाह रहे होंगे फ़ोन में, क्योंकि उन्होंने एक अफ़वाह फैलाई थी कि इसने तुम्हारी बहू ने दूसरी शादी कर रखी अच्छा। उस टाइम पे। उन या मेरी सास, ये चीज़ मेरी सास ने बाद में बताई मुझे काशीपुर में, कि हमें तो लोगों ने बोला कि उसने भी दूसरी शादी कर ली। मैंने कहा मेरी दूसरी शादी है तो देहरादून जाके देखो ना, मेरे घर में देखो कहाँ है मेरा पति, कौन है। तो उस दिन वो फ़ोन, मुझे लगता है कि उसी चक्कर में वो बंदा मेरे से फ़ोन लेना चाह रहा था कि इसके फ़ोन में देखूंगा कि कोई है। कोई है तो मैंने उसको बोला कि मैं पूरी होश-आवास में हूँ, फ़ोन संभाल सकती हूँ मैं। मैंने नहीं, अपने चलिए इस पूरी कहानी में हमने बहुत सारे ट्विस्ट देखे, बहुत सारी चीजें होती देखी। अब आप क्योंकि पुलिस में भी हैं और तमाम चीजें हैं, एक खास मैसेज कुछ देना चाहते हो जो आजकल की बच्चियां, या जो सोशल मीडिया का आज दौर ऐसा है कि इंस्टाग्राम पे, फेसबुक के माध्यम से जगह जगह लड़कों से बात कर रहे हैं, और वो लड़के कौन है उनके साक्ष्य भी नहीं पता, उनके बारे में कुछ पता नहीं है। थोड़ा हो सकता है क्योंकि आपने एक जिंदगी ऐसी जी है, जी। बड़ी बहादुरी से मैं ये कहूंगा। एक्चुअली में ना, लड़कियां मुझे नहीं पता क्यों करती हैं, हो सकता है मैंने भी किया था उस टाइम पे। तो मैं अगर आज ये बोलूंगी कि ये नहीं करना, तो शायद कई कमेंट करेंगे कि तुमने तो किया था, तुमने तो सब कुछ किया और अब तुम कह रही हो कि दूसरा ना करे। तो मैं तो इतना ही कहूंगी कि या तो तुम कर रहे हो तो इस ध्येय से करो कि भैया अगर हमारे साथ कुछ हो तो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, ना कि माँ बाप। और वापस उस घर में तब तक मत जाओ जब तक तुम उस घर में जाने लायक ना बनो। आज आप उनकी अच्छे से जाते इंसल्ट, हो? हाँ आज आप बिल्कुल, आज अच्छे मैं से बहुत जाते हो? अच्छे से जाती हूँ। मैं अच्छे से जाती हूँ। माता-पिता मेरे साथ हैं, भाई मेरे साथ हैं, और रिश्तेदार अब वापस आ रिश्तेदार वो भी मेरे साथ हैं। सब बात करते हैं, फ़ोन करते हैं, हाल-चाल पूछते हैं। तो मैं यही कहूँगी उन लड़कियों को कि पहले तो मत करो, और अगर तुम्हें करना है तो भैया ये सोच के करो कि हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, अच्छा-बुरा। तो बुरे को भी तुम झेलने के लिए तैयार रहो। अच्छा, सागर की बात करते हैं तो सागर को अब पुश्तैनी यानी कि अपने दादा की संपत्ति में ये सब वो अधिकार हैं? बिल्कुल है, क्यों नहीं है? क्योंकि वो लीगल राइट कोई उसी का इश्यूज है। तो नहीं हो रहे क्योंकि आप बोल रहे हैं एक पत्नी और है हाँ, अभी घर पे? लेकिन उसका नाम नहीं डाला। अच्छा। मैं डीजीपी साहब अशोक कुमार जी से मिली थी। उन्होंने मुझे प्रोटेक्शन दिया था जब मैं चमोली गई थी। फिर मैं डीएम साहब से मिली। वहाँ पे डीएम साहब के जो पीआरओ थे उनके साथ मेरी बहुत अच्छे से बातचीत हुई। उन्होंने मेरी पूरी हेल्प करी। जो उपजिलाधिकारी थे वहाँ पे अभय सर करके कोई एसडीएम साहब, उन्होंने तो मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, इतना अच्छे से मेरी मदद करी। लेकिन पटवारी से मैं निराश हुई थी। अच्छा। पटवारी ने जब मुझे पर अब सब ठीक है?
जब मुझे उप जिलाधिकारी जी ने दरअसल हाँ, टाइमिंग हमारी ऐसी हो गई ना, आप जब बोल भेजा बहुत था अच्छे। ना, जब भेजा था ना वहाँ पे, तो उन्होंने मुझे बोला कि दूसरी बीवी का भी नाम चढ़ाना पड़ेगा। मैंने कहा मुझे ये बता दो कि किस हिसाब से क्या लीगल राइट है उसके नाम चढ़ाने के लिए, वो लीगल राइट मुझे बता दो और फिर चढ़ा लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है मैं सब कुछ छोड़ दूं, उसके लिए पहले एक लीगल राइट बता दो उसका। मैंने कहा आपको पटवारी किसने बनाया? मैंने कहा आपको इतना पता नहीं है कि हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर एक शादी के होते हुए दूसरी बीवी का नाम तुम कहीं डाल ही नहीं सकते जब तक तलाक नहीं हो या वो मर न गई हो। मैंने कहा मैं जिंदा भी हूं और तलाक भी नहीं हुआ है, ठीक है। अब शेरनी हो गई होगी। कुछ मलाल है दिल में? हाँ, क्यों नहीं है मलाल। तो ये है कि मैंने अपने माता पिता के कहने से, आज अगर मैं करती तो मेरा अच्छा घर होता, शायद पति होता और अच्छा परिवार होता। लव मैरिज करके पछताए? बहुत। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप। और दूसरा क्या है ना, मेरी शादी जब हुई थी ना, तो उन्होंने अपनी कास्ट छुपाई थी मेरे से। वो सबसे बड़ा मेरे दिल पे एक असर था कि इन्होंने मतलब सच बोल के नहीं किया था। शुरुआत से ही सच नहीं था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिएगा, समझिएगा, ये तमाम तस्वीर जो आपने सुनी, समझी, किस तरह आप इसको देखते हैं, पर अपने बच्चों को जरूर दिखाइएगा।